नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी। महारथी के हमारे मेहमान हैं पंडित विष्णु तिवारी जी। विष्णु तिवारी जी, आप भारतीय जनता पार्टी से बरसों बरस से जुड़े हुए, यूँ कहें कि जनसंघ के ज़माने से और उससे भी पहले आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में अपना जीवन आप शुरू कर चुके हैं। आपका द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट महारथी में ढेर सारा स्वागत है। नमस्कार। क्या कहेंगे, शुरुआत हम यूँ करते हैं कि आपके बाल्यकाल को लेकर शुरू करते हैं चर्चा। जब आपका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, कौन आपके माता पिता थे, किस तरह की सीख और संस्कार आपको उनसे मिले? देखिए, मैं तो इंदौर के एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार में मेरा जन्म हुआ जी। हमारे जो पिताजी थे वो काफ़ी, इंदौर में उनका काफ़ी नाम था जी। हम दामुन्ना होटल के नाम से वो होटल चलाते थे। बहुत बढ़िया। और काफ़ी प्रसिद्ध होटल थी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मतलब कि उस टाइम पे कई लोग जो है अपने मकानों के जो एड्रेस जी। वो दामुन्ना होटल को बता करके बताते थे कि दामुन्ना होटल के पास में है, दामुन्ना होटल के पीछे है। बिल्कुल सही कहा। ऐसा एड्रेस चलता था इंदौर में उस ज़माने में। और इंदौर के रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे जो भी तांगा ऑटो वाले जो भी होते थे, अगर कोई आता भी था और बोलता था कि हमको दामुन्ना होटल के पास जाना है, जी, तो वो तांगा और ऑटो वाले उसको ला करके वहाँ छोड़ देते थे। एड्रेस आइडेंटिटी वाला पूरा की पूरा मामला रहा। और कहीं ना कहीं हमने बचपन से सुना, और ये तो मुझे पहली बार पता चला कि आपका रिलेशन जो है दामुन्ना होटल की, क्योंकि उनकी हौसल और पोहा जो देश दुनिया में पहचाना जाता है, जिसे देश दुनिया में एक पहचान मिली, और वो पहचान आपके घर से निकलकर देश दुनिया के सामने आई है। कैसा लगता है, कितना आत्मविश्वास देता है इतना सशक्त पारिवारिक बैकग्राउंड होने के कारण? मतलब ऐसा भी है कि इसमें कि जैसे कि इंदौर में अगर देखा जाए तो होटल का व्यवसाय क्या होता है जी, इसकी शुरुआत ही हमारे परिवार ने करी है। जी। सन 1919 के अंदर जब एमवाई हॉस्पिटल बन रहा था जी, और साथ में जो है ये शास्त्री ब्रिज बन रहा था, दोनों एक साथ बन रहे थे। जी, और उस टाइम पे जो है एमवाई हॉस्पिटल की जो मिट्टी निकलती थी जी, वो शास्त्री ब्रिज में डलती थी। जी, और उस टाइम पे जो है वहाँ जो मजदूर काम कर रहे थे, उन मजदूरों को जो है उनकी व्यवस्था चाय नाश्ते की करने के लिए कोई व्यवस्था इंदौर में थी ही नहीं। बहुत बड़ी बात है। उस टाइम पे हमारे पिताजी और पिताजी के काका जी, जी, उन्होंने मिल करके एक छोटा सा चाय का वो खोमचा लगा करके और उसकी शुरुआत करी। और जो मजदूर वहाँ काम कर रहे थे उन मजदूरों को चाय पिलाना चालू करी। इससे शुरुआत हुई इंदौर में होटल की। जी। उसके बाद में जो है वही जो है उस होटल का स्वरूप को बढ़ाते गए हम। पहले मदन लाल छगन लाल की जिनकी दुकान आज यहाँ एमजी रोड पे है, पहले उस जगह पे डाली। जी। फिर अग्रवाल स्टोर जहाँ है वहाँ डाली। जी। फिर उसके बाद में फिर सिख मोहल्ले में और फिर एमजी रोड पे जी। दामुन्ना जो है, दामुन्ना एक्चुअल में क्या, हम तो तिवारी हैं और दामुन्ना जो है वो महाराष्ट्रियन थे। बिल्कुल। पर चूंकि क्या है हमारे पिताजी के काका जी और ये दामुन्ना, जी, ये दोनों दोस्त थे। उन दोनों ने दोस्ती के कारण जो है ये इंदौर में आकर के इन्होंने ये काम चालू किया था और इस काम को इतना स्तर पे बढ़ाया और खूब नाम कमाया। और ये सतत 75 साल से जो है हम आज होटल का व्यवसाय कर रहे हैं, जो आज भी चल रही है। और आज भी इंदौर में दामुन्ना होटल की कचौरी फेमस है। प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक ऐतिहासिक रूप से भी इसे याद किया जाता है कि इंदौर का हुसल पोहा की बात हो या फिर हुसल पोहा के साथ में जो तरी की एक बात होती है, और वो दामुन्ना की तरी आज भी बहुचर्चित तरी के रूप में पहचानी जाती है। और उसका स्वाद चर्चाओं के माध्यम से लोगों को अभी भी याद है, और कई लोग स्वाद लेने आज भी चाहते हैं, आज भी आते हैं। आपके बाल्यकाल की बात करेंगे, आपके एजुकेशन की बात करेंगे, खासतौर से माता पिता की ओर से किस तरह की सीख मिली, क्या संस्कार मिले आपको बचपन में? बचपन से ही क्या है कि हमारा जो परिवार था वो चूँकि व्यापारी परिवार होने के कारण जो है सारे बच्चों को शिक्षा दीक्षा जो है व्यापारी के हिसाब से दी गई। तो मेरा रुझान बचपन से जो है वो 10 साल की उम्र से जो है वो संघ की शाखा में, मेरे को हमारे जो वरिष्ठ शाखा के जो शाखा संचालक थे वो मेरे को ले जाते थे साथ में। बिल्कुल। और ले जा करके और शाखा के अंदर जो है गतिविधियां, हमारी शाखा की गतिविधियां चलती थी। शाखा के साथ में संस्कार शाखा से ऐसे मिले कि शाखा और पढ़ाई दोनों साथ साथ चली। तो शाखा के संस्कार पढ़ाई में भी मिले। बिल्कुल। तो मैंने अपना एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पास किया। जो सरकारी स्कूल थी उसमें ही पढ़ते थे और उसी में बड़ा आनंद से जो है अपना पढ़ाई लिखाई करने के बाद में पूरा खेल कूद सब उसी में ही चलता था। बिल्कुल। और सायकाली शाखा हमारी बाल शाखा लगती थी यहाँ जेल कंपाउंड में, तो उसमें जाना
1 घंटे का वहाँ पे जो है शाखा में जो भी प्रशिक्षण मिलता था, जो संस्कार मिलते थे वो लेना जी और वापस घर आना और अपनी पढ़ाई लिखाई करना। जी बाल्यकाल तो ऐसा गुजरा। जी। फिर कॉलेज लाइफ के बारे में? कॉलेज लाइफ में जब मैं यहाँ से अपने हायर सेकेंडरी पूरी करके और जब गुजराती कॉलेज में एडमिशन लिया जी तो उस ज़माने में 2 पैनलें चलती थी। जी एक बीजेपी की थी जो वो चलती थी शेखावत पैनल, और एक कांग्रेस की चलती थी संघवी पैनल। जी संघवी पैनल और शेखावत पैनल, पैनल। 2 पैनल ही चलती थी। उस टाइम पे पार्टियों का तो कोई ऐसा कोई था नहीं, पर ये बिल्कुल 2 सही कहा। नाम चलते थे। बिल्कुल सही कहा। तो उस टाइम पे शेखावत जी की पैनल से जो है 2 बार मैं वहाँ पे कॉलेज में जो है चुनाव लड़े। चुनाव लड़ा जी। और दोनों बार में चुनाव वहाँ पे कॉलेज में जीता। गुड, बहुत अच्छी बात है। और- आपकी छात्र राजनीति की अच्छी शुरुआत हुई, आप उसको आज याद भी करते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाए तो अब आप साइलेंट लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं। आप पर्दे के पीछे रहकर बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करते हुए हमने खुद ने भी देखा हुआ है। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? जनसंघ के ज़माने से ही आप ये कार्य करते आ रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी जब बनी उसके बाद आप इस तरह की जिम्मेदारी, खासतौर से मैं चर्चा कर रहा हूँ चुनाव संचालक बतौर काम करने की जिम्मेदारी संभालते आ रहे हैं? हाँ, जब ये 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी जी और जब 77 में समाप्त हुई जी और चुनाव की जब घोषणा हुई जी उस टाइम पे लोकसभा के, तो उस टाइम पे से मैं जो है राजनीति में सक्रिय हुआ, जी। क्योंकि उस टाइम पे बहुत कम लोग थे राजनीति के अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने। चूँकि वो माहौल जो देखा था इमरजेंसी वाला, तो इमरजेंसी वाले माहौल देखने के बाद में फिर ऐसा लगा कि अब सही दिशा में काम करना चाहिए, जी क्योंकि शुरू से संस्कार तो मिले थे संघ की शाखा से। बिल्कुल सही है। तो उस टाइम पे चुनाव में जो जिम्मेदारी मिली मेरे को, उस टाइम पे जिम्मेदारी ये मिली थी कि कार्यकर्ता के रूप में 2 जगह मेरे को भेजा गया था। कि एक खरगोन भेजा गया था, जी उस टाइम पे वहाँ रामेश्वर पाटीदार जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जी और एक बार देवास भेजा था तो वहाँ फूलचंद जी वर्मा लड़ रहे थे। जी सोनकच। तो इन दोनों के चुनाव में जो है मैं सक्रिय रूप से मैंने भागीदारी करी। जी उस टाइम से जो है मैं, उसके पहले तो जनसंघ का अस्तित्व था, जी 77 में अस्तित्व जो है जनसंघ का खत्म हो गया था, जनता पार्टी हो गई थी। बिल्कुल। और जनता पार्टी का और हलदर किसान का वो चुनाव चिन्ह था। जी तो चुनाव चिन्ह में हलदर रख के जो हल रख के और जो है उसका प्रचार प्रसार खूब किया। जी और पहली बार में जो है दोनों सीटों पे चुनाव जीते थे हम। जी तो जीत का जो सिलसिला है वो वहीं से शुरू हो गया था। बिल्कुल सही। उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे इंटरेस्ट बढ़ते गया तो 83 के अंदर जो है पहली बार 20 साल के बाद में पहली बार नगर निगम के चुनाव इंदौर में हुए। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले। हाँ, बिल्कुल। इंदौर में पहली बार चुनाव हुए। जी 83 में, मतलब 80 में तो भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, बिल्कुल। और 80 के 83 में अंदर, चुनाव हुआ। और 83 में चुनाव हुआ। बिल्कुल सही कहा। तो चुनाव हुआ तो उस टाइम पे मेरे को जो है वो चुनाव लड़ने के लिए बाबू सिंह रघुवंशी, हमारे बड़े नेता थे बाबू सिंह रघुवंशी, बिल्कुल, आज भी। और उन्होंने मेरे को ऑफर किया कि नहीं तुम चुनाव लड़ो ये वाला। जी तो मैंने उनको उस टाइम पे ये बोला कि साहब मैं चुनाव लड़ने लायक थोड़ी, मैं तो आप मेरे से काम करवा लो। कितनी बड़ी बात है। तो धारकर जी ने मेरे को घर पे बुला करके बोला ठीक है, अच्छा अगर तेरे को चुनाव नहीं लड़ना है तो एक काम कर जी कि जिसको भी चुनाव अपन लड़वाएंगे, क्योंकि अपने पास में है नहीं चुनाव बिल्कुल लड़ने वाले, बिल्कुल सही। और जिसको भी अपन चुनाव लड़वाएंगे तो उसका काम करना ईमानदारी से, और उसको अपने को चुनाव जिताना भी। मेरा जिसका आप बोलोगे मैं उसका काम करूँगा। बिल्कुल। तो उन्होंने 83 में जो है हमारा वार्ड नंबर 22 था, और 22 से जो है राम प्रसाद शर्मा जो है नमकीन वाले, जी इनको टिकट दिया। जी इनको टिकट दिया और बोला अब जिम्मेदारी तुम्हारी है इनको जिताने की। जी। तो 1-2 कार्यकर्ता थे, और 1-2 कार्यकर्ता से ही जो है वो चुनाव लड़ने के लिए पहले ही दिन शर्मा जी जब मेरे पास आए मेरे से पूछे अरे आपके पास तो कोई आपके अलावा कोई है कि नहीं और जी कार्यकर्ता। जी। मैंने शर्मा जी को बोला, मैंने देखो हम तो 2-3 ही हैं, पर 2-3 काम कर लेते हैं, काम कर हो जाता है। जी। तो बोले अपन 2-3 में चुनाव जीत जाएंगे। जी। अरे मेरा काम तो करने तो हम जीतेंगे बिल्कुल सही चुनाव। बात है, सही बात है। तो हमने वो काम किया, और वो चुनाव जो है शर्मा जी चुनाव जीते। जी पहली बार मैंने चुनाव संचालन किया, जी। और उसमें जो है मेरे को सफलता मिली, बिल्कुल। और शर्मा जी चुनाव जीते, और जीतने के बाद में वो जल समिति के अध्यक्ष भी बने नगर पालिका में। जी। और उसके बाद में फिर ये सिलसिला जो है आगे बढ़ता चला गया। चुनाव संचालक का ही सिलसिला आगे बढ़ गया। बिल्कुल, आपको छाप से मतलब लग गई कि छाप लग गई आपके उस वार्ड टाइम में से चुनाव कि होना ये है, चुनाव इंदौर नगर संचालन निगम का, अच्छा करते हैं। तो विष्णु तिवारी जी ही चुनाव संचालक बनेंगे। तो उसके बाद में फिर जो है फिर अभी दूसरा चुनाव संचालन मदन सिंह यादव का किया मैंने। जी वो भी चुनाव जीते। फिर तीसरा संचालन जो है अपने गावड़े जी का किया, जी गावड़े मैडम का, वो भी चुनाव जीती। जी। और इस तरीके से जो है राजनीति में मेरे पे ठप्पा लग गया कि ये चुनाव संचालन जो करते हैं तो व्यवस्थित करते हैं, और ये चुनाव संचालन करते हैं तो चुनाव
जीत ही जाता है पार्टी का कैंडिडेट। काफ़ी आत्मसंतुष्टि का भाव नज़र आ रहा है आपके चेहरे पर। आपने जो कार्य किया है, खुद को जब टिकट मिल रहा था तब आपने इनकार किया और लगातार पार्टी के कैंडिडेट्स जो है उनको जिताते रहे। कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है, कितना लगता है कि वाकई मैंने जो कार्य किया बहुत अच्छा कार्य किया। मेरे को तो मेरे पूरे अभी तक के कैरियर के अंदर 35-40 साल के कैरियर के अंदर राजनीति के मेरे को बहुत आत्मसंतोष है जी। मैं जहाँ भी जिस जगह पे भी हूँ मेरे को बहुत संतोष है बिल्कुल कि मैंने जो राजनीति में जो भी निर्णय लिया उस टाइम पे राजनीति करने का, और जो राजनीति की जो स्थिति है आज देश के अंदर कि लोग राजनीति में केवल फायदे के लिए राजनीति में आते हैं। मैंने राजनीति को कभी भी फायदे का सोचा ही नहीं। मैंने हमेशा ये सोचा कि राजनीति से सेवा क्या हो सकती है। बिल्कुल सही बात। फायदे के लिए तो अपने अपने व्यापार हैं, बिजनेस हैं, अपन सब करते ही हैं, उसमें सब फायदा मिल जाता है उसमें, पर राजनीति को कभी फायदे का कोई ऐसा सोर्स नहीं बनाया जी। इंदौर के अंदर जितने भी राजनेता आज हैं जी, करीब करीब सारे राजनेता जो हैं ये सब मेरे साथ में ही रहे हुए हैं सब राजनीति में जी। इनके सामने इन सबके साथ में मैंने काम किया हुआ है, चाहे रमेश जी हो, चाहे कैलाश जी हो, चाहे अपने भंवर सिंह जी हो जी, मोगे जी हो, चाहे उषा दीदी हो, अभी आकाश जी हैं। अभी आकाश जी का भी संचालन अभी इस चुनाव में जो है मैंने आकाश जी का संचालन किया, तो आकाश जी भी जीते। बिल्कुल सही बात है। राजनीति में मुझे लगता है कई बार आप जैसी शख्सियतों का पावगुन भी काम कर जाता है। चुनाव कितना भी कठिन हो, चुनौती वाला हो, लेकिन आप जैसे सत्कर्मी लोग, अध्यात्म को मानने वाले लोग जब उनके सारथी बन जाते हैं चुनाव संचालक के रूप में एज ए पॉलिटिशियन के, तो चुनाव में जीत जरूर मिलती है। अभी हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने आपको किस तरह के दायित्व दे रखे? अभी तो मैं ये चुनाव ये संचालन के बाद में जो है मेरे को वार्ड पालक बनाया था जी। तो पिछले 5 साल से मैं इस 56 नंबर वार्ड का वार्ड पालक हूँ जी। और वार्ड पालक की जिम्मेदारी के साथ में मैं पूरे वार्ड के अंदर जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको समभाव और सम दृष्टि से देखता हूँ। बिल्कुल। और सबको व्यवस्थित काम कैसे करना पार्टी का ये सिखाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल सही कहा। आप अभिभावक की भूमिका में, आप राम जन्मभूमि आंदोलन से भी काफ़ी जुड़े रहे, काफ़ी सक्रिय रहे। जब अयोध्या कूच करने की बात आई तो आपने अपने आप को उस कूच का हिस्सा बनाया। किस तरह याद करते, चूँकि अब तो 5 अगस्त को भूमि पूजन हो रहा है, शिला रखी जाएगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस आयोजन का प्रमुख हिस्सा बनेंगे, कितनी खुशी होती है, क्योंकि उस दिन को भी आपने देखा है जब वहाँ ढांचा ढहा गया था, उससे पहले कार, उसके बाद कार सेवा हुई। कितना याद करते और अब कितनी खुशी हो रही जब रामलला वहाँ विराजेंगे? खुशी तो अपार खुशी है जी। अपार खुशी इसलिए है कि ये जो कलंक था हिंदुस्तान के ऊपर और हिंदू समाज के ऊपर 500 साल पुराना, उस कलंक को धोने का श्रेय जो है मेरे जैसे एक छोटे से आदमी को भी मिला। बिल्कुल सही बात। जो उस आंदोलन में शामिल होकर करके और उसका एक हिस्सा बना। मैंने जो है विश्व हिंदू परिषद से जो है, क्योंकि मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में 83 तक काम कर रहा था, मेरे को फिर मौका मिला कि मेरे को विश्व हिंदू परिषद में नगर में काम करने का और विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में ही आंदोलन किया गया। आंदोलन पूरा विश्व हिंदू परिषद ने ही चलाया, राम जन्मभूमि आंदोलन विश्व हिंदू परिषद का ही था। बिल्कुल। तो उस टाइम पे जो है मेरे को नगर में कार्य करने का मौका मिला, मैंने उस टाइम पे काम किया। 1990 में जो है पहली कार सेवा हुई, उसमें मैं वहाँ मौजूद था जी। उस टाइम पे हम लोग अयोध्या तक नहीं पहुँच पाए थे जी। हमको ये बहुत सारे लोग नहीं पहुँच पाए, अयोध्या तक नहीं पहुँच पाए थे, क्योंकि अस्थायी जेलें अयोध्या से बहुत पहले ही बना दी थी, तो सबको वहाँ अस्थायी जेलों में डाल दिया था जी। और दूसरी जब कार सेवा हुई थी 1992 वाली जी, उसमें मैं गढ़ प्रमुख था जी। मतलब मेरे पे 100 लोगों की जिम्मेदारी थी, 100 लोगों को और साथ में लेके गया था, तो उनकी भी जिम्मेदारी थी जी। तो हम जब उस आंदोलन में वहाँ पे गए तो उसकी जो शुरुआत हुई थी उसके पहले तो मतलब वो आंदोलन जैसे कोई सेना को लड़ने के लिए भेजना पड़ता है बॉर्डर पे जी जी, उसी तरह तो उस तरीके से तैयारी हमसे करवाई गई थी। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना इसी गीत के साथ आगे बढ़ते थे। हाँ, मतलब रोज हमको मतलब उसके पहले 1-1.5-2 महीने पहले से जो है रोज हमारे यहाँ मीटिंग होती थी, रोज ट्रेनिंग होती थी उसकी, रोज हम में इतना जोश भरा जाता था कि आपको ये काम करना है और ये कलंक को धोना है जी। और इस कलंक को धो के आप कैसे धो सकते हो ये आपको तय करना है, आपको तय करना है। बिल्कुल सही कहा। तो जब हम वहाँ 1 दिसंबर को जब हम वहाँ पहुँच गए थे अयोध्या, तो 5 दिन पहले हम वहाँ पहुँच गए थे। उसके पहले सब व्यू रचना वहाँ पे चालू हो गई थी कि कैसे करना है, क्या करना है। उस दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे, हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे कि अब ये फैसला कोई देंगे, कोई फैसला देंगे, 5 दिसंबर को शाम को ये तय करा कि भैया अपने को तो एक काम करना सब लोगों को कि सरियों से एक मुट्ठी वो लाना है
बालू रेत उठा करके जी और जन्म स्थान पे जो है वो उसको डालना है। बिल्कुल पर चूंकि क्या है कि जोश ही अब इतना हो गया था, जी सब लोग जितने भी कार्यकर्ता थे, 5 लाख लोगों की संख्या थी वहाँ पे, कम से कम 5 लाख लोग थे उस परिसर में। जी तो 5 लाख लोग परिसर में होने के बाद में उनको अगर आप ये बोलोगे कि आपको कुछ नहीं करना और ऐसे ही वापस जाना है, तो कोई तैयार नहीं होगा। बिल्कुल सही, और उसी का परिणाम ये हुआ कि वो ढांचा उस दिन वहाँ से हट गया। और ढांचा भी ऐसा गिरा है कि सुबह ढांचा तोड़ना चालू किया 11:30 बजे और 4:30 बजे तक इतनी बड़ी इमारत को, पूरी इमारत को गिरा दिया। जी और गिराने के बाद में जो है मतलब आचार्य धर्मेंद्र जो है उन्होंने माइक संभाल लिया था जी और उन्होंने घोषणा करी कि भैया जब जितने भी आप राम सेवक हो, कार सेवक हो, यहाँ आए हो जी तो कम से कम जो है प्रसाद तो ले जाओ। जी अब वहाँ जाओगे अपने अपने गांव शहर तो लोग बोलेंगे क्या लाए अयोध्या से, जी एक एक ईंट उठाओ और अपने साथ ले जाओ। प्रशासन तो 4:30 बजे पूरा ढांचा गिरने के बाद में 8:30 बजे जो है वो पूरी ज़मीन जो है वो साफ़ होने के बाद में नव मंदिर का निर्माण चालू हो गया था। और रात को 10:30 बजे हमने फिर वापस रामलला की मूर्ति वहाँ पे विराजित कर दी। विराजित हो गई थी। चलिए, काफ़ी आपको रोमांचित करते होंगे आज भी वो पल जो आपने आपकी आंखों से देखे हैं, कितना रोमांचित करते हैं? वो तो भूल ही नहीं सकते हैं जी और वो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी याद है उस पल के पीछे जी कि जब मैं उस आंदोलन में जा रहा था जी उस टाइम पे मेरी 2 बच्चियां जो हैं जुड़वा बच्चियां थी और वो मात्र 1.25 महीने की थी, दोनों जुड़वा बच्चियां। जी और यहाँ जब मैं घर से जा रहा था तो मैंने उनको बोला था कि देखो भाई राम काज के लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल सही, अगर राम जी की महिमा होगी और उनकी कृपा होगी तो मैं वापस आऊँगा, बिल्कुल सही। और नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये बच्चियाँ जो है इनको संभालना, इनको बड़ा करना, इनको अच्छा बनाना। जी, तो राम जी की इस कृपा, कमिटमेंट के साथ निकले थे। हाँ, घर से। इस कमिटमेंट के साथ बहुत बड़ी बात है, बहुत मनुष्य जीवन में अभी आप आए हैं और आपने इतना बड़ा कमिटमेंट वो भी अपने परिवार से किया, वो ईश्वर के लिए, तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपका साथ दिया, आप सुरक्षित लौटे। आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बात करेंगे। आप सामाजिक जीवन में तो काम कर ही रहे, आध्यात्मिक भी काफ़ी लगते हैं, जिस तरह से तिलक आपके माथे पर सजा हुआ है, रज सजी हुई, चंदन लगा हुआ है, किस तरह का आपकी दिनचर्या होती है खासतौर से आध्यात्मिक रूप से देखी जाए? आध्यात्म के तरफ मेरा जो मोड़ है वो मतलब हम जब अयोध्या का जो आंदोलन से वापस आए तब से उसी के बाद ही मेरा आध्यात्म में जो है मेरा झुकाव हो गया जी, और मैं भगवान के प्रति समर्पित हो गया। आप भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को? भगवान राम जी के मंदिर का जो पूरा एपिसोड चला उसके साक्षी बने। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली और इसलिए भी ज़्यादा मानता हूँ कि अब भगवान राम जी का काम करने के लिए बजरंग बली जी जो है वो हमारे देवता जो हैं उन्होंने इतना काम किया, तो हम तो समझते हैं कि उनका एक लघु बिल्कुल सूक्ष्म रूप जो है हमें भी था जी, जो हमको राम के काज के लिए लगाया। गिलहरी का काम आप भी कराए, बस कहीं ना कहीं एक मुट्ठी बालू में छोड़ा, एक ईंट ले आए प्रसाद के स्वरूप। सामाजिक कार्यों की बात करेंगे विष्णु तिवारी जी, आपके बारे में आपने किस तरह सामाजिक कार्य किए, किस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती है? सामाजिक कार्य में तो मैं ऐसा कि जब वहाँ से वापस आया और मेरा आध्यात्मिक तरफ रुझान ज़्यादा बड़ा रुझान, तो फिर मैंने जो है समाज सेवा भी चालू करी। तो समाज सेवा में सबसे पहले मैंने जो है, क्योंकि मेरे जिनके सानिध्य में मैंने ये राजनीति में आया था, उनकी एक बहुत अच्छी संस्था थी, सामाजिक संस्था, बच्चों को, अनाथ बच्चों को पालना, उनको बड़ा करना, उनकी शादियाँ, बच्ची है तो उनकी शादियाँ करना, बच्चे हैं तो उनको काम पे लगाना। तो उन्होंने मेरे को उस संस्था से जोड़ लिया, जिसका मैं करीब 20 साल से मेंबर हूँ। श्रद्धानंद आश्रम है। अब पहले श्रद्धानंद अनाथालय था, श्रद्धानंद बाल आश्रम कर दिया है सरकार की नीति के कारण। तो उस संस्था के अंदर हमने 100 लड़कियों का अभी तक जो है विवाह किया है, और विवाह अभी एकदम अच्छा लड़का देखते हैं, अच्छा घर देखते हैं, उसके बाद में उनका विवाह दहेज देके, पूरा सामान देके, सब कुछ पूरा दहेज, दहेज का मतलब जो जरूरी चीजें होती है वो दे करके घर बसा देते हैं पूरा उसमें। और जो बच्चे होते हैं उनको, सब बच्चे अच्छी जगह लगे हुए हैं जो वहाँ से निकले हुए बच्चे। तो वो सामाजिक काम तो मेरा वो तो परमानेंट 20 साल से चल ही रहा है। उसके अलावा जो है धार्मिक के अंदर जो है मैंने जो है अपना यहाँ पे भगवती कृपा हुई जी, तो ज्वाला देवी मंदिर की स्थापना मेरे हाथ से हुई, जो इंटरनेट पे भी डला हुआ है जी। काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग, मान्यता है, माता की कृपा है जी, सब पे कृपा करती है माता रानी, जो आता है उसके ऊपर दया करती है और उसके सब कामों को पूरा करती है जी। तो ऐसी एक सिद्ध पीठ की स्थापना मेरे हाथों से हुई
जिसका संचालन भी मैं ही करता हूँ, जिसमें पूजा पाठ भी मैं ही करता हूँ सुबह शाम। उसके बाद में जो है उसी धार्मिक स्थान के ऊपर जो है आयोजन भी करवाते रहते हैं, कथाएं होती रहती है, भागवत कथा होती रहती है, हर साल कुछ ना कुछ आयोजन होते हैं। एक बहुत बड़ा हम जो है हर साल एक बहुत बड़ा भंडारा करते हैं जिसका कोई प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। और भंडारा भी इंदौर में पूरा भंडारों से अलग हटके होता है, जिसमें कि इंदौर के सारे अच्छे गणमान्य नागरिक जो है उसमें आते हैं और भोजन करते हैं भोजन प्रसादी लेते हैं। क्योंकि आप इतने एक्टिव रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़बरदस्त एनर्जी भी लगती हुई। क्या बचपन से खेलों से जुड़े रहे? बचपन में क्या, हमारे सामने ही जो था चिमन बाग मैदान है। बिल्कुल। तो चिमन बाग मैदान इतना बड़ा है कि सारी गतिविधियां वहाँ पे हो जाती थी हमारी। हर तरह का खेल सीखने को और देखने को मिल जाता था। तो बचपन से ही खेल के प्रति रुझान रहा और अच्छा मतलब आराम से खेल कूद करके और अपने आप को अभी तक मतलब इस उम्र तक भी बिल्कुल फिट रखा हुआ है अपने आप। बिल्कुल सही कहा। मनुष्य जीवन में महत्वाकांक्षाएं होती हैं। अति महत्वाकांक्षाएं रखने वाला व्यक्ति अभिमान से कहीं ना कहीं बिगड़ सा जाता है। आपकी भी कोई महत्वाकांक्षा है? जीवन में कोई महत्वाकांक्षा ऐसी नहीं बची है जिससे कि कोई अपने को गुरूर पैदा हो जी। क्योंकि माता रानी की कृपा से माता रानी ने सब कुछ दे दिया जी। 2 बच्चे डॉक्टर है, 2 बच्चे इंजीनियर है। बहुत बढ़िया अच्छा घर का रहने का मकान है, भगवान ने अच्छी मतलब माता रानी ने अच्छी गाड़ियाँ दे रखी है, उसमें घूम रहे हैं फिर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई ऐसी कोई कमी नहीं है कि जिससे कि जो है कोई मन में ऐसी कोई भावना पैदा हो या कुछ मिले तो कोई गुरूर पैदा हो। बिल्कुल सही कहा। और यही कहीं ना कहीं विष्णु तिवारी जी की ओर से एक सामाजिक संदेश भी हो सकता है, क्योंकि 63 वर्ष की आयु में भी इतने आत्मसंतुष्ट, इतनी ऊर्जा से भरे हुए, वो भी सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए ऐसी शख्सियतों से हम जब बात करते हैं तो कहने कि हमारे जीवन में भी कई तरह के सुधार करने की आवश्यकता हमको महसूस होती है। विष्णु जी, आपने हमसे बात की, एक महारथी के रूप में चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना है। धन्यवाद। नमस्ते।